हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो कल हमने एनसीईआरटी में जो आपका व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस ये पूरा टॉपिक पढ़ लिया था। एंड नाउ उसके कुछ इंटरनल क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के, उसे हम सबसे पहले पढ़ते हुए जाएंगे। एंड फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट न्यूट्रिशन वो स्टार्ट हो जाएगा। What is why is the diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like humans? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डिफ्यूजन है वो इनसफिशियंट अपर्याप्त क्यों है टू मीट द ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेने के लिए रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि हम लोग, उसके लिए जो डिफ्यूजन है वो इनसफिशियंट क्यों होता है। देखो उसका आंसर आपको हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ। देखो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जितने भी सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होते किसके, सराउंडिंग एनवायरमेंट, जो हमारे आसपास का एनवायरमेंट होता है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। इसीलिए दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑल द सेल्स। इसलिए जो सिंपल डिफ्यूजन है वो पूरी तरीके से रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं कर सकता हर एक सेल्स की। ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट्स को हर सेल की ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट्स को वो पूरी नहीं कर सकता। क्योंकि रीज़न क्या है कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते विद द एनवायरमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। किस टाइप का क्राइटेरिया आप यूज करेंगे कि कोई चीज़ जिंदा है या नहीं है, कि कोई चीज़ जिंदी है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, आप क्या देखेंगे कि समथिंग आर ब्रीदिंग, कि समथिंग आर ब्रीदिंग और नॉट, कि कोई सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो जो मेन क्राइटेरिया होता है किसको डिसाइड करने का, वेदर समथिंग इज अलाइव आर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, की कोई ऐसी चीज़ जो अलाइव है, जिंदा है, आर ब्रीदिंग और वो सांस ले रही है, देन वी से दैट इट इज अ क्या है, अलाइव है, वो अलाइव है। तो हम इस क्राइटेरिया से इसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ अगर अलाइव है तो हमें कैसे पता चलेगा, इफ दे टेक if they are breathing and take oxygen and take respiration कर रही है, then we say that कि they are alive. Okay, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय द ऑर्गेनिज्म। आउटसाइड रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं जो कि ऑर्गेनिज्म यूज करता है। तो वो कौन कौन से होते हैं, जितने भी खाना है, ठीक है, जो जितना भी खाना है वो, और ऑटोट्रॉप्स कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर्स, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, हम बाहर से लेते हैं। रॉ मटेरियल हमारे कच्चे पदार्थ होते हैं, जो कच्चे पदार्थ होते हैं उनको जो आउटसाइड बाहर से लेते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, कार्बन्स हो गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गए, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑक्सीजन हो गया, रॉ मटेरियल, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल के रूप में आ जाते हैं जो कि हम बाहर से लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं व्हाट आर द आउटसाइड मटेरियल। तो आउटसाइड फूड हो गया, आपका फूड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, आप ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजन भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ को मेंटेन करने के लिए किस किस टाइप की प्रोसेस को क्या है मेंटेन किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या क्या करेंगे अपनी लाइफ को मेंटेन कर लेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, न्यूट्रिशन लोगे, रेस्पिरेशन करोगे, सांस लोगे। ठीक है, सांस लोगे तो जिंदा रहोगे, न्यूट्रिशन लोगे तो बॉडी ग्रोथ करेगी, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, अभी हमने इन सभी के बारे में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन जरूरी होता है बॉडी के लिए, सेकेंड है रेस्पिरेशन जरूरी होता है, और थर्ड ट्रांसपोर्टेशन जरूरी होता है, फिर फोर्थ है एक्सक्रिएशन। मैंने आपको हर किसी के बारे में बताया था, थोड़ा थोड़ा रेस्पिरेशन के बारे में बता चुकी थी मैं कि ऑक्सीजन जो कि हम लेते हैं किससे, एनवायरमेंट से, उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सक्रिएशन जो कि हम वेस्टेज, जो हमारी बॉडी का जो भी वेस्टेज होता है वो हम बाहर करते हैं अपनी बॉडी से, वो सारा का सारा क्या होता है, एक्सक्रिएशन। और ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन आपका बॉडी में जो भी आपकी क्या नाम है सेल्स बने हैं, जो फूड पार्टिकल्स है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, लेकिन एक प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, बाय द केमिकल प्रोसेस के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है,
अब ये तो 4 क्वेश्चन आप लिख लेंगे, इसके आंसर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ठीक है, धीरे धीरे टॉपिक को पढ़िए और बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए। देखिए, व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसाइकिल, जब हम चल रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, वी आर यूजिंग अप एनर्जी, तो हम एनर्जी को यूज कर रहे हैं। इवन वेन वी आर नॉट डूइंग एनी एपरेंट एक्टिविटी, अगर कोई भी वास्तव में कोई भी क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, एपरेंट एक्टिविटी मतलब वास्तव में अभी कोई क्रिया नहीं हो रही है, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन अवर बॉडी, लेकिन फिर भी एनर्जी की आवश्यकता होती है टू मेंटेन करने के लिए स्टेट ऑफ ऑर्डर इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में सबके क्या है, स्टेट ऑफ ऑर्डर, कि हर एक चीज मेंटेन रहे। अगर हम कोई भी काम नहीं कर रहे हो, मान लो आप सो रहे हो तो कुछ काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ सोने का काम कर रहे हो ना, रेस्ट का काम कर रहे हो, तब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है। क्यों एनर्जी की जरूरत होती है? क्योंकि मेंटेन करने के लिए स्टेट ऑफ ऑर्डर इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में स्टेट ऑफ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कि हमारी रेस्पिरेशन अच्छे से हो, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन वो अच्छे से हो, ब्लड सर्कुलेशन रुकना नहीं चाहिए, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो वर्क कर रहा हो, जो हमारा माइंड है वो थोड़ा रेस्ट कर रहा हो, ताकि हमें अलग से जब हम उठें तो एनर्जी मिले। ये एक्सक्रिएशन हो रहे हैं, एक्सक्रिएशन, इंस्क्रिएशन, जो भी हमारी केमिकल प्रोसेस, जो हमारा खाना है, जो हमने खाया है सोने से पहले, वो सारा का सारा केमिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग मेंटेन हो रहा हो, वो अपना काम कर रहा हो। तो इस सब चीज़ों के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? एनर्जी का। अगर आप इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी एपरेंट एक्टिविटी, अगर हम जब कभी भी हम कोई भी एपरेंट एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन अवर बॉडी, तब भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है टू मेंटेन करने के लिए स्टेट ऑफ ऑर्डर को इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में। We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substance needed in the body. This source of energy and materials is the food we eat. क्या कहा इसने? We also need material. हमें आवश्यकता होती है उन मटेरियल्स की फ्रॉम आउटसाइड, जो कि आउटसाइड से हम लेते हैं, इन ऑर्डर टू ग्रो होने के लिए, डेवलप होने के लिए, सिंथेसाइज प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए, एंड अदर सब्सटेंस की, और अदर सब्सटेंस की नीडेड इन अवर बॉडी, जो हमारी शरीर को चाहिए होता है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है और मटेरियल है, इज द फूड, वो खाना है, वी ईट, जो कि हम खाते हैं। जो भी हम अदर मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, जो फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो हम आउटसाइड से लेते हैं, क्या होने के लिए? ग्रो होने के लिए, डेवलप होने के लिए, विकसित होने के लिए, प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए, और भी बहुत सारी रिएक्शंस करने के लिए हमारी बॉडी में। इन सभी के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी और मटेरियल है वो क्या है? फूड, जो कि हम खाते हैं। देखिए कैसा होता है ग्रो, बढ़ना। एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है तो उस समय पे उसे खाना नहीं खिलाया जाता, उसको लिक्विड यानी कि दूध के रूप में लिक्विड दिया जाता है, जिसमें माता के दूध में, मदर मिल्क में पूरा का पूरा प्रोटीन, विटामिन, सब कुछ उसमें मिक्स होता है, जो कि उसकी बॉडी को ग्रो करने में, डेवलप करने में हेल्प करता है। क्योंकि माँ जितना अच्छा प्रोटीन खाएगी, जितना अच्छा न्यूट्रिशन लेंगी, उसके अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो भी उतना ही ज़्यादा अच्छा और हेल्दी होगा। सिंथेसिस प्रोटीन, क्योंकि एक बात सोचिए, अगर आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, प्रोटीन का मतलब हो गया आप अपने, प्रोटीन पता है क्या होता है? प्रोटीन आपकी बॉडी पे, जो हमारा स्किन होती है ना, उस पर बॉडी पे जितना भी हमारा मांस लटक रहा होता है, मांस जितने भी होते हैं, तो हम जनरली क्या करते हैं, उस पर उतना ही उस प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है जितना हम खाना खाते हैं। लाइक आपका जो मूंगफली है, दाल है, इन सब में प्रोटीन होता है, जो कि आपकी बॉडी को अच्छे से डेवलप करता है। एक वो जो हमारी हड्डी होती है, जो पूरी कंकाल तंत्र होता है पूरा, उस पर मांस चढ़ाने का काम, उस पर स्किन पूरे अच्छे से डेवलप करने का काम, वो सारा काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। कहते हैं ना कि ये तो पतला सा है, मतलब इसको कुछ नहीं लगता है, इसको खाना नहीं खाता होगा, लेकिन ऐसे नहीं है। ठीक है, वो जो पतला सा इंसान होता है ना, उसको भी प्रोटीन की, इसका मतलब है कि उसके बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी है, उसने प्रोटीन कम लिया है, वो खाना नहीं खाता, वो विटामिन नहीं लेता है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, एंड अदर सब्सटेंस, और बहुत सारे सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये सारा का सारे जो एनर्जी होती है, मटेरियल होती है, कहाँ से आती है?
फूड से आती है जो कि हम लोग खाते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? अब लिविंग थिंग्स यानी कि जो जीवित प्राणी है वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? अब ये प्रश्न आ गया, क्या हो गया? द जर्नल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। जो जनरली रिक्वायरमेंट है एनर्जी के लिए एंड मटेरियल्स के लिए इज कॉमन, वो हर किसी में कॉमन है। इन ऑल ऑर्गेनिज्म, हर किसी ऑर्गेनिज्म में कॉमन है कि हर किसी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए। जनरल रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, मटेरियल की जनरल रिक्वायरमेंट है कि उसे एनर्जी और मटेरियल दोनों चाहिए, बट इट इज फुलफिल इन डिफरेंट वे। लेकिन जो ये इच्छा होती है, ये जो फुलफिल की जाती है, पूरी की जाती है इन डिफरेंट वेज, अलग अलग प्रकार से की जाती है, अलग अलग वे से की जाती है, अलग अलग रास्तों से। Some organisms use simple food material obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and water. कुछ क्या बोला उसने? Some organism, कुछ ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं सिंपल फूड मटेरियल को, साधारण फूड मटेरियल को ऑब्टेन फ्रॉम, जो कि होते हैं किससे? इनऑर्गेनिक सोर्स से, इनऑर्गेनिक सोर्स से मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एंड वाटर की फॉर्म में। ये दोनों के दोनों क्या है? इनऑर्गेनिक सोर्स हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक सोर्स जो कि हम लोग नहीं बनाते, हम लोग नहीं बनाते, वो ऑलरेडी होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर से बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं केमिस्ट्री में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, किसी किसी चीज़ में निकलती है, लेकिन वाटर भी हम बना सकते हैं वाटर, लेकिन नेचुरली हमें मिला हुआ है वाटर। हमने उसको सर्च किया कि आखिर इस पानी में ये किस किस चीज़ का मैटर है, किस किस चीज़ मटेरियल का है, तो हमने देखा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है। तो ये क्या है? इनऑर्गेनिक सोर्स है। दीज ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म है, द ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं, इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, जो कि अपना खाना सिंपल फूड मटेरियल से ऑब्टेन कर लेते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉप्स, जो कि खाना किससे बनाते हैं? सिंपल फूड मटेरियल, लाइक कौन? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दीज ऑर्गेनिज्म, द ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। इसमें इंक्लूड होते हैं क्या? ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप बोलते हैं, क्योंकि हम लोग उन्हें खाना नहीं देते, हम लोग नहीं खाना देते और ना ही वो हमें खाना खाते हुए दिखते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को वो कैसे पूरा करते हैं? इनऑर्गेनिक सोर्स से, जो कि क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कैसे है? जो आपके सराउंड में है भरी हुई, मतलब हमारे पूरे सराउंड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी होती है, और वाटर भी हमारे, हम क्या करते हैं? पेड़ पौधों को पानी डालते रहते हैं, ठीक है, सुबह शाम। तो वो ऑटोट्रॉप से वो उसके जरिए अपना खाना बनाते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के रूप में। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी broken down into simpler ones before they can use for the upkeep and growth of the body। इसने बोला अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक ह्यूमन बॉडी। जो हमारे कुछ हमारी बॉडी को क्या चाहिए? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस चाहिए। हमें क्या चाहिए? विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सब कुछ चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ना, इतनी सारी चीज़ चाहिए भाई, ठीक है। ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए, पता नहीं क्या क्या चीज़ हमारी बॉडी को चाहिए, विटामिन, प्रोटीन, सबको क्या करने के लिए? सिर्फ हमें क्या करने के लिए? ग्रो करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए बॉडी को। तो क्या होता है? अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन, जो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है इनको तोड़ा जाता है, ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर वन, छोटे छोटे टुकड़ों में। बिफोर, इससे पहले, दे कैन बी यूज्ड अप द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, जब तक हम इसे यूज ना करें ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए। देखो, जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो उस खाने में आपके विटामिन्स, प्रोटीन्स और आपका फैट, और आपका फैट के साथ साथ में अगर मैं बात करूँ तो ग्लूकोज, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे मिक्स होके हमारे खाने में जाते हैं, जो हम खाना चबा चबा के खाते हैं। हमने खाना खा लिया, ठीक है, हमने खाना खा लिया, उसके बाद क्या हुआ? वो जो खाना है हमारे माउथ के जरिए अंदर गया डाइजेस्ट सिस्टम में, वो धीरे धीरे क्या होता है? टूटता है, सिंपलर वंस में टूटता है, क्योंकि बॉडी एकदम से उन चीज़ों को नहीं प्रोसेस कर सकती। तो वो क्या है? सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है, सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है, जिस
पार्ट को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो पार्ट ले लेता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी है वो ग्रोथ करती है, बढ़ती है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी को ब्लड नहीं मिला तो भी हम कुछ नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं मिला तो भी हम कुछ नहीं हैं। और जो ब्लड सर्कुलेशन है अगर वो कहीं भी रुका पूरी बॉडी में तो भी हम मर जाएंगे। तो यही सारे पार्ट जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं ये टूट जाते हैं सिंपलर वर्ड्स में जब हम इसे यूज़ करते हैं अनकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म, अचीव करने के लिए इस ऑर्गेनिज्म को यूज बायो कैटलाइज्ड कॉल्ड एंजाइम्स। हमें किसकी जरूरत होती है? बायो कैटलिस्ट या फिर एंजाइम्स, जिसको हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं और एंजाइम्स बोलते हैं। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म, इन प्रोसेस को जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है इसको जो हम सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं, इस प्रोसेस के लिए सिंपलर, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स से हम सिंपलर में जाएंगे इसके लिए हम यूज करते हैं क्या? बायो कैटलिस्ट या फिर एंजाइम्स, एंजाइम का यूज करते हैं। Thus the heterotrophs survival depend directly और indirectly in autotrophs। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो हेक्टोट्रॉप्स होते हैं जो सर्वाइव करते हैं डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स पे। हेक्टोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स एंड फंगाई। जो हेक्टोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या क्या इंक्लूड है? एनिमल्स और फंगाई। क्या हम अपना खाना खुद बनाते हैं? अब तुम सब सोचोगे ना हाँ हमारी मम्मियाँ तो बनाती हैं खाना, वो नहीं कह रही हो तुम्हें, वो तो टेस्ट कर दो, तुम खाना बना बनाया हो उसको बस नमक मिर्ची तड़का वड़का खा लगे और खा लेते हैं हम। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जो खाना जो बीज हुआ है, वो जो बीज पनपा, उसके बाद फिर वो क्या हुआ? पौधा बना, पौधे से पूरा फल बना, फल से उस फल को हम खाते हैं, उस चीज़ को खाते हैं। तो वो हम लोग किस पे डिपेंड है? हम जनरली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड है, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स हम लोग खाना नहीं देते, हम लोग उसे सिर्फ वाटर देते हैं, पानी देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो एनवायरनमेंट से लेती है और उसके अकॉर्डिंग वो फल देती है हमें। उन फलों को हम लोग डिपेंड होते हैं, उन फलों पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से। तो हेटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं? जो कि टोटली डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉपिक से। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ऑटोट्रॉप क्या होते हैं और हेटेरोट्रॉप क्या होते हैं। ठीक है, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? आपने 7th क्लास में पढ़ा ही होगा कि अच्छे से क्या होता है। देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल बाय द फोटोसिंथेसिस। कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो कि कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के लिए, आर फुलफिल, वो पूरी की जाती है बाय द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। किस किस की? कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसके लिए? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के लिए। इट इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस होती है बाय विच, जिसके द्वारा ऑटोट्रॉप्स take in substance from the outside and convert them into a storage form of the energy। ये वो प्रोसेस होती है बाय विच जिसके द्वारा जो ऑटोट्रॉप से टेक इन सब्सटेंस, उसमें सब्सटेंस को लेता है फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से, एंड कन्वर्ट देम, और उसको कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है इनटू स्टोर्ड फॉर्म, एक स्टोरेज फॉर्म के रूप में, मतलब इकट्ठा कर लेता है ऑफ एनर्जी। किस कौन सी फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में। वो बाहर से सब्सटेंस को लेता है, कौन? ऑटोट्रॉप्स। वो सब्सटेंस को कन्वर्ट कर देता है स्टोरेज फॉर्म में ऑफ एनर्जी, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी में उसे कन्वर्ट करके अपने पास स्टोर कर लेता है। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो मटेरियल जो कि किसने लिया है? आउटसाइड लिया है, बाहर से लिया है। ये मटेरियल लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म के रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में एंड वाटर के रूप में, विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ये आपको याद रखना है। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो बाहर से सब्सटेंस को लेते हैं एंड कन्वर्ट करते हैं स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी के रूप में। ये जो मटेरियल है जो फॉर्म में लिया गया है वो किसकी फॉर्म में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में, जो कि कन्वर्ट होता है इनटू किस में?
कार्बोहाइड्रेट में किसके प्रेजेंस में, इन द सनलाइट के प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। अगर आपने सनलाइट या क्लोरोफिल में से किसी भी एक चीज को नहीं लिखा तो आपकी जो प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट होगी। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में आप इनकम्प्लीट लिखेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। जो कार्बोहाइड्रेट है वो यूटिलाइज किया जाता है प्रोवाइड करने के लिए एनर्जी टू द प्लांट्स को, ठीक है, क्योंकि वो कन्वर्ट कर देते हैं। वी विल स्टडी हाउ दिस की प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। ये हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट सेक्शन में इसके बारे में कि ये कैसे कैसे होता है। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट है विच आर नॉट यूज, जो कि यूज नहीं होता इमीडिएटली, तुरंत, आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वो स्टोर हो जाता है किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी, जो कि इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा के रूप में रहता है। रिजर्व टू बी यूज्ड एज व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। इसने क्या बोला, इतनी बड़ी बात बोल दी। अब देखो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली यूज नहीं होता, जो कार्बोहाइड्रेट बन गया, अब हमारा कार्बोहाइड्रेट बन गया और इमीडिएटली प्लांट ने यूज नहीं किया तो किसके फॉर्म में जमा हो जाता है, वो किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जो कि सर्व करता है एज इंटरनल एनर्जी की, और वो इंटरनल एनर्जी को बना के रखता है, वो रिजर्व करके रख लेता है। वो कब यूज करता है, जब प्लांट को उसकी रिक्वायरमेंट होती है। मान लो प्लांट को रिक्वायरमेंट, मान लो कि सूखा पड़ गया, मतलब गर्मी आ गई। अब गर्मी में किसकी जरूरत पड़ी, उसको एनर्जी की जरूरत पड़ी। प्लांट्स को किसकी जरूरत पड़ी, एनर्जी की, क्योंकि वो बहुत प्यास लगती है उन्हें भी पानी की। तो हम जनरली क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी करते हैं गर्मियों में। देखो तो जब पानी की जरूरत पड़ती है ना, तो उस समय पे क्या होता है कि जो इंटरनल एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट जो बनाया था ना उसने, कार्बोहाइड्रेट का कुछ पार्ट जो कि स्टोर हो गया था किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, तो वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। कहाँ पर, प्लांट के अंदर। वही वो यूज करता है इंटरनल एनर्जी के रूप में कि जब उसके पास एनर्जी खत्म हो जाती है, जो कि प्लांट को चाहिए, कार्बोहाइड्रेट वाली जो चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की जो एनर्जी है वो खत्म हो जाती है प्लांट में, तब वो स्टार्च की एनर्जी को यूज करता है ताकि वो जिंदा रहे। A somewhat similar situation is seen in us where some of energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। इसने बोला इस समवट सिमिलर सिचुएशन, ऐसे ही सिमिलर सिचुएशन इस सीन देखी जाती है इन अस, हमारी बॉडी में, वेयर सम ऑफ एनर्जी डिराइव फ्रॉम द फूड, जहाँ पे कुछ एनर्जी हमें खाने से मिलती है, वे ईट जो कि हम खाते हैं, इज स्टोर्ड इन अवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। याद रखिएगा कि हमारे बॉडी में जो फूड होता है, एनर्जी होती है, जो फूड से हमें एनर्जी मिलती है, वो स्टोर होती है किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि सिमिलरली जो हमारी बॉडी में एनर्जी फॉर्म होती है वो किस रूप में, किसकी फॉर्म में होती है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है। और जो प्लांट में एनर्जी फॉर्म होती है वो किसके रूप में होती है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रहती है। और जो कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं होता इमीडिएटली, वो फॉर्म हो जाती है कौन सी एनर्जी के रूप में, स्टार्च के रूप में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, जो कि उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाती है। आई होप आपको ये जो पैराग्राफ है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का वो क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो अब देखो जो रिएक्शन है ना, आपको ये करनी है, रिएक्शन याद रखनी है। मैंने क्या कहा कि जो प्लांट है, ऑटोट्रॉपिक में जो प्लांट है वो क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या करते हैं, वाटर, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये बनाते हैं। और हमें पता है साफ साफ, हमें हर किसी को पता होता है कि पौधों की वजह से ही, पेड़ों की वजह से ही हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। तो देखो रिएक्शन याद रखना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल यानी कि पानी, वाटर, H2O, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल ऊपर लिखना है, सनलाइट नीचे, क्या बना, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज। ये ग्लूकोज क्या है, एनर्जी देता है, किसको, प्लांट को, और क्या देता है, ऑक्सीजन हमें, और वापस से जो पानी है वो बाहर आ जाता है, उसका कुछ अमाउंट का पानी वो यूज करके एक्सेस वाटर को बाहर दे देता है। तो इसकी पूरी याद रखनी है, 6CO2 + 12H2O = C6H12O6। आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है, C6H12O6
+6O2 +6H2O। देखो आप ये सोच रहे कि क्या चल रहा है, ये 6CO2 +6, ये आपने बैलेंस इक्वेशन आपने फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ी होगी। इसके अकॉर्डिंग आप मॉलिक्यूल्स को बैलेंस कर सकते हैं। जितने कार्बन के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है ना, उतने ही कार्बन के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं। देखो मैं बताती हूँ, C6 है तो यहाँ पर भी क्या है, C6 है। O कितने हैं, 6 2 12 एंड 12, तो 12 कितने हो गए, 24। देखो 24 कहाँ पे है, O6 हो गए, 6 यहाँ पे हो गए, 6 2 12, 12 और 6 कितने हो गए, 18, 18 और 6 यहाँ पे हो गए, तो कितने हो गए, 24। तो यहाँ पे ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी है। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में। इसकी क्लोरोफिकेशन जो है, लेट अस नाउ सी एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस। जो प्रोटीन फोटोसिंथेसिस होती है ना, उसकी पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे इसमें, कि वो पत्तियों में कैसे होती है। इसके लिए पूरा हम टाइम निकालेंगे अच्छे से, ताकि आपको पता चल सके कि ये क्या है। जब जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है, न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से समझा दिया, यहाँ तक इक्वेशन समझा दिए, इसको आप समझना, इसको अच्छे से करना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और इससे पहले वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और इसे ध्यान से पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।